हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं विनीत भारद्वाज अपने यूट्यूब चैनल विनीत भारद्वाज मैथ्स में आप लोगों का फिर से एक बार वेलकम करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग अपने सैम्पल पेपर की सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, ये मेरे चैनल का ओवरव्यू है। इसमें यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये सेक्शन ए मैंने फुल्ली सॉल्व कर रखा है सैम्पल पेपर का। ये सेक्शन बी है जो कि फुल्ली सॉल्व हो रखा है सैम्पल पेपर का। अब इस वाली वीडियो में हम लोग सेक्शन सी जो है उसको सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके सामने प्रेजेंट है। तो चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चंस को करते हैं जो कि सेक्शन सी में होंगे। तो सेक्शन सी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि सैम्पल पेपर का क्वेश्चन नंबर 26 है, आपके सामने ये रहा, देखिए। सो द क्वेश्चन इज, थ्री सेट्स ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड सोशियोलॉजी बुक्स डीलिंग विद क्लीनलीनेस हैव टू बी स्टैक्ड इन सच अ वे दैट ऑल द बुक्स आर स्टोर्ड टॉपिक वाइज एंड हाइट ऑफ ईच स्टैक इज द सेम। सबसे मेन बात यही है कि हाइट ऑफ ईच स्टैक शुड बी द सेम। नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स दे रखी है 96। तो जो मेन डेटा है इस क्वेश्चन का वो मैं लिख देता हूँ आपको अलग से, ताकि आपको क्लियरली नज़र आ सके। जो इंग्लिश की बुक्स है वो है 96। नंबर ऑफ हिंदी बुक्स जो है वो दे रखा है 240। एंड नंबर ऑफ सोशियोलॉजी बुक्स वो दे रखा है आपको 336। ओके, दिस इज 336। अब क्वेश्चन में आगे क्या पूछा गया है, देखिए। क्वेश्चन में आगे ये पूछा गया है, एज्यूमिंग दैट the books are of the same thickness, determine the number of stacks of English, हिंदी एंड सोशियोलॉजी बुक्स। हमें स्टैक्स बताने हैं कि कितने नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स होंगे, हिंदी की बुक्स के स्टैक्स कितने होंगे, और सोशियोलॉजी की बुक्स से स्टैक्स कितने होंगे। क्लियर हो गया इतना? तो मैं इसको इसके ऊपर रख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है हमको। देखिए, सबसे पहली बात आप ये समझिए कि सपोज़ हमें पता है कि इंग्लिश की 96 बुक्स है, हिंदी की 240, सोशियोलॉजी की 336। तो जो इंग्लिश की बुक्स होंगी, इंग्लिश की बुक्स ऐसे रखी गई होंगी, हिंदी की बुक्स ऐसे रखी गई होंगी, सोशियोलॉजी की बुक्स ऐसी रखी गई होंगी। अब नंबर ऑफ़ बुक्स कितनी हमको नहीं पता, लेकिन उनकी हाइट सेम रहनी चाहिए। पहली बात तो ये बोली गई थी क्वेश्चन में। बस हमको ये सोचना है कि ये जो नंबर ऑफ़ बुक्स होंगी एक स्टैक में, क्या वो 96, 240 और 336 से ज़्यादा होगी या कम होगी। ये जो नंबर ऑफ़ बुक्स होंगी एक स्टैक में, एक कॉलम में, क्या वो 96, 240 और 336 से ज़्यादा होगी या कम होगी। ऑब्वियसली कम ही होगी, एक स्टैक में तो कम ही होगी। कम होंगी, इसका मतलब हमें क्या निकालना चाहिए, एच सी एफ या एल सी एम। बिल्कुल सही कहा आपने, एच सी एफ निकालना चाहिए, बिकॉज एच सी एफ हमेशा गिवन नंबर से कम होता है और एल सी एम हमेशा ज़्यादा होता है गिवन नंबर से। और क्योंकि यहाँ पे जो हमें निकालना है नंबर ऑफ स्टैक्स वो ऑब्वियसली कम होगा, तो हमें एच सी एफ निकालना चाहिए। तो सबसे पहले एच सी एफ निकालने के लिए हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 96 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हम लोग। देखिए, 96 की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 248 ज़ा 96, 224 ज़ा 48, 212 ज़ा 24, 26 ज़ा 12 एंड 23 ज़ा 6, देन 31 ज़ा 3। क्लियर हो गया इतना? ओके, नेक्स्ट 240। 240 की प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। 120 ज़ा 240, 260 ज़ा 120, 230 आर 60, फिर 215, 3 5 एंड 5 1, एंड आगे 336। 336 देखिए, 336। तो 216 ज़ा 32, 2 8 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, 2 16 32, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 21 ज़ा 42, 3 7 ज़ा 21 एंड 7 1 ज़ा 7। अब इनकी हम फैक्टराइजेशन तो कर चुके हैं, इनको फैक्टर्स की फॉर्म में लिखते हैं। कैसे? 96 इज इक्वल टू, कितने बार 2 है गिनिए, 1 2 3 4 5, तो 5 टाइम्स 2 है। सो वी हैव टू राइट 2 रेज टू द पावर 5 into 3 raised to the power 1. Similarly, 240 will be equal to 1 2 3 4, 4 times 2, so 2 की पावर 4 into 3 into 1, सॉरी 3 into 5, तो 3 की पावर 1 into 5 की पावर 1। सिमिलरली 336 इज इक्वल टू 2 कितनी मारे, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई में 7 की पावर 1। आगे देखो, हमें निकालना है एच सी एफ। क्या निकालना है हमको? एच सी एफ। एच सी एफ में जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं उनकी स्मॉलेस्ट पावर देखनी होती है, कॉमन फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर। क्या 2 कॉमन फैक्टर है सब में? बिल्कुल है। क्या 3 कॉमन फैक्टर है सब में? बिल्कुल है। क्या 5 और 7 भी है? नहीं है, क्योंकि ना तो यहाँ पे 5 है ना ही यहाँ पे 7 है। सो 2 और 3 ही हमारे पास कॉमन फैक्टर है। हमें इनकी स्मॉलेस्ट पावर देखनी है, तो 2 की स्मॉलेस्ट पावर हो जाएगी 4,
एंड 3 की स्मॉलेस्ट पावर हो जाएगी 1, तो ये जाएगा 16 इंटू 3, कितना हो जाएगा 48। ओके, एच सी एफ आ चुका है 48। अब लेकिन हमसे तो स्पेसिफिकली ये पूछा गया था कि इंग्लिश के जो स्टैक होंगे उसमें कितनी नंबर ऑफ़ बुक्स होंगी, या नंबर ऑफ़ स्टैक्स कितने होंगे इंग्लिश की बुक्स के, नंबर ऑफ़ स्टैक्स कितने होंगे हिंदी की बुक्स के। तो अगर हमको इंग्लिश के लिए नंबर ऑफ़ स्टैक्स पता लगाने हैं, नंबर ऑफ़ स्टैक्स फॉर इंग्लिश, व्हाट वी विल डू, हम क्या करेंगे, हम 48 को डिवाइड कर देंगे हम 96 जो कि इंग्लिश की बुक्स हैं उसको डिवाइड कर देंगे HCF से, तो ये आ जाएगा 2। समझ आ गया। तो 2 इंग्लिश के स्टैक्स होंगे, 2 कॉलम्स बनेंगे इंग्लिश के। समझ में आ गया। तो एक्चुअली HCF आया 48, इसका मतलब हुआ 48 बुक्स का एक स्टैक होगा, ऐसे 48 स्टैक्स होंगे, ऐसी एक और 48 स्टैक्स का एक और होगा, मतलब 48 बुक्स का एक स्टैक होगा, 48 बुक्स का एक स्टैक होगा। सो बेसिकली वी हैव 2 स्टैक्स इन विच देयर आर 48 बुक्स। क्लियर हो गया। 2 कॉलम्स हैं और हर कॉलम में 48 बुक्स हैं, तो टोटल 96 बुक्स हो गई इंग्लिश की। सिमिलरली हिंदी के लिए, तो नंबर ऑफ स्टैक्स फॉर हिंदी बुक्स कैसे निकालेंगे। हिंदी की बुक्स कितनी है 240, इसको 48 से डिवाइड कर दो, 24 2 ज़ा 48, 24 10 ज़ा 240, 2 5 ज़ा 10, तो 5 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि 5 कॉलम्स होंगे हिंदी की बुक्स के लिए, तो हर कॉलम में या हर स्टैक में 48 बुक्स होंगी। तो 48 बुक्स पहले वाली स्टैक में, मैं आपको बना के भी दिखाता हूँ, देखिए ये फर्स्ट कॉलम होगा, सेकंड कॉलम होगा, थर्ड कॉलम होगा, फोर्थ कॉलम होगा, फिफ्थ कॉलम होगा। कॉलम कह लो चाहे स्टैक कह लो, एक ही बात है। यहाँ पे 48 बुक्स होंगी, यहाँ पे 48 बुक्स होंगी, यहाँ पे 48 होंगी, यहाँ पे 48 होंगी, यहाँ पे 48 होंगी, और इन सबको प्लस करके कितना आएगा 240 आएगा। और ये हिंदी की बात करी जा रही है। सिमिलरली इंग्लिश में क्या हुआ था, 48 और 48 दोनों को प्लस करके कितना आया था 96 आया था। ये बात हो रही है इंग्लिश के लिए, ये बात हो रही है हिंदी के लिए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम सोशियोलॉजी के लिए। सोशियोलॉजी के लिए आप खुद करिए, एक बार ट्राई करिए। चलिए 336 टोटल बुक्स है हमारे पास सोशियोलॉजी की, और हमको ये पता लगाना है उसके लिए कितने नंबर ऑफ़ स्टैक्स होंगे। सो व्हाट वी विल डू, हम क्या करेंगे बताइए, हम 336 को डिवाइड कर देंगे HCF से। सो नंबर ऑफ़ स्टैक्स फॉर सोशियोलॉजी बुक्स 336 को हम लोग डिवाइड कर देंगे HCF से, जो कि है 48। चलिए डिवाइड करिए, इसको बताइए कितना आ रहा है। 2 16 32, 2 8 16, 2 24 4 6 24, 4 4 16, 4 2 8, 6 7 42। सो 7 स्टैक्स होंगे। इसका मतलब 7 ऐसे कॉलम होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, और हर स्टैक में होंगे 48 बुक्स। हर स्टैक में होंगे 48 बुक्स इस तरीके से, ताकि इन सब का टोटल कितना आ जाएगा 336 आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अब समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। ज़्यादातर बच्चों को इन टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है, सो आई हैव ट्राइड कि आपको ईजिली समझ में आ जाए। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है विच मैथमेटिकल कंसेप्ट इज़ यूज इन द प्रॉब्लम। ऑब्वियसली हम लोगों ने HCF यूज़ किया, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप बोल सकते हो कि हमने वो कंसेप्ट यूज़ किया है। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन भी बोल सकते हैं, लेकिन HCF ज़्यादा बेटर है। क्वेश्चन नंबर 27 ट्राई करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, पॉज करिए वीडियो को और खुद से ट्राई करने की कोशिश करिए, तब तो फ़ायदा है वीडियो देखने का, अदरवाइज़ फिर तो आप एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए ही देख रहे हो। कड़वा सच यही है, CX प्लस 3Y प्लस 3 माइनस सी इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास। सेकेंड इक्वेशन है 12x प्लस CY माइनस सी इक्वल टू 0। दो इक्वेशंस हैं, और हमसे बोला गया इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। कैसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, सबसे पहले तो आप ये लिखिए, कंडीशन फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन इज, कंडीशन फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन इज A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। जो तीनों रेशियोज होते हैं वो इक्वल होने चाहिए, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन होती है। फर्स्ट रेशियो इज C/12, सेकेंड रेशियो इज 3/C, थर्ड रेशियो इज 3 माइनस सी अपॉन माइनस सी, 3 माइनस सी अपॉन माइनस सी।
अब तीनों को इक्वल कर देते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टू रेशियोज़ को हम इक्वल करते हैं, तो सी स्क्वायर इक्वल टू 36 हो जाएगा। ज़्यादातर बच्चे क्या गलती करेंगे, पहले मैं वो लिख देता हूँ। ज़्यादातर बच्चे ये आंसर लिख देते हैं सी इक्वल टू 36, जो कि बिल्कुल ही गलत आंसर है। क्यों? यहाँ पे सी की पावर 2 है, तो यहाँ पे सी की दो वैल्यूज़ आनी चाहिए। पहली वैल्यू होगी प्लस की, दूसरी वैल्यू होगी माइनस की। सो बेसिकली वी हैव टू वैल्यूज़ ऑफ सी इज़ इक्वल टू +6 एंड सी इज़ इक्वल टू -6। लेकिन ये भी करेक्ट आंसर नहीं है, मैं आपको बताऊँगा क्यों। अब हम सॉल्व करेंगे इन दोनों रेशियोज़ को। तो 3 और माइनस सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -3c इज इक्वल टू 3 और c को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3c। इसको मैं एक बार हटाता हूँ, एक सेकेंड। तो ये -3c तो यहाँ से आया था, इज इक्वल टू, अब 3 और c को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3c, -c और c को मल्टीप्लाई करेंगे तो -c²। क्लियर हो गया इतना? सब कुछ मैं लेफ्ट में लेके जा रहा हूँ, तो c² - 6c इक्वल टू 0। यहाँ से c कॉमन ले लिया, अंदर आ जाएगा c - 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है। c और c - 6 दो नंबर्स हैं, उनका प्रोडक्ट 0 है। इसका मतलब या तो c की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0, या फिर c - 6 की वैल्यू होनी चाहिए 0। तो यहाँ से c की वैल्यू हो जाएगी 6। सो यहाँ से हमारे पास c की दो वैल्यूज़ आई हैं, 0 और 6। यहाँ पर c की वैल्यू आई थी +-6, दो वैल्यूज़ आई थी +6 और -6। अब आपको ये सोचना है दिमाग लगा के कि कौन सी वैल्यू c की कॉमन आ रही है। यहाँ पे थी 6 और -6, यहाँ पर थी 0 और 6, कौन सी कॉमन आ रही है, 6। इसीलिए c इज इक्वल टू 6 इज द करेक्ट आंसर। तो आपको ऐसे लिखना है, सो कॉमन वैल्यू ऑफ c इज 6, देयरफॉर c इज इक्वल टू 6 इज द कंडीशन फॉर, बताइए, कंडीशन फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन समझ में आ गया आपको? फटाफट से नोट कर लो, कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह लेना आप ले सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रिंकू के बारे में। रिंकू, देखिए, रिंकू एंड हिज फैमिली वर गोइंग फॉर समर वैकेशन टू अ हिल स्टेशन। बहुत अच्छी बात है, ये तो घूमने गए हैं, इनको इतना टाइम मिल रहा है, अच्छी बात है। दे डिसाइड टू ट्रैवल इन अ ट्रेन, ट्रेन में जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। द ट्रेन वॉज रनिंग लेट, ये तो बहुत गलत बात हो गई, लेकिन द ट्रेन वॉज रनिंग लेट बाई इट्स एक्सपेक्टेड टाइम, ये तो भाई होता है इंडिया में, क्या कर सकते हैं। द ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। 200 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया ट्रेन ने एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। हमको नहीं पता वो स्पीड कितनी थी, सो लेट अस अज्यूम द स्पीड वाज v km/h। अब यहाँ पर टाइम भी नहीं पता हमको, तो मैंने मान लिया टाइम कितना था, t1। सपोज ये वाला केस था, ओके। नाउ सेकंड केस, फिर से 200 किलोमीटर है हमारे पास। अब बोला गया है इफ़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन वाज इंक्रीज्ड बाय 5 km/h। पहले स्पीड कितनी थी, v km/h। अब स्पीड बढ़ा दी गई है 5 km/h से, तो v + 5 km/h स्पीड हो चुकी है नई वाली, स्पीड हो चुकी है नई वाली। इट टेक्स 2 hours लेस इन द जर्नी। अब 2 घंटे कम लग रहे हैं, अब 2 घंटे कम लग रहे हैं, मतलब t2 छोटा है और t1 बड़ा है, t1 बड़ा है और t2 छोटा है। इतना क्लियर हो गया? और दोनों का जो डिफरेंस है वो 2 hours आना चाहिए। 9th क्लास में तुम लोगों ने कुछ पढ़ाओ ना पढ़ाओ, लेकिन एक चीज़ तो पक्का पढ़ी थी कि टाइम इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ से t1 की वैल्यू निकाल लो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ से टाइम की वैल्यू निकाल लो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और हमको पता है दोनों टाइम्स में से t1 बड़ा है t2 से, और अगर दोनों को डिफरेंस ले लेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 hours, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि 2 घंटे कम हो जाते हैं अगर स्पीड बढ़ जाती है 5 km/h से। सो हम दोनों को माइनस कर देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। t1 - t2 इज इक्वल टू 2। t1 की वैल्यू पुट कर दो 200/v, माइनस t2 की वैल्यू पुट कर दो 200/v + 5 इज इक्वल टू 2। अब ऊपर से 200 कॉमन ले लो, 200 कॉमन ले लिया अगर, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/v माइनस 1/v + 5 इज इक्वल टू 2। अब 200 मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट के साथ, तो इस 200 को हम इधर लेके चले जाएंगे डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 1/v माइनस 1/v + 5 इज इक्वल टू 2/200। 2 और 200 को कैंसिल किया तो आ गया 1/100।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये हो जाएगा v प्लस 5 माइनस v अपॉन में v टाइम्स v प्लस 5 इज इक्वल टू 1/100। माइनस v प्लस v कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा वी स्क्वायर प्लस 5v इक्वल टू 500। वी स्क्वायर प्लस 5v माइनस 500 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, इसको सॉल्व करना आपको आता है। तो v इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। फार्मूला बोल देता हूँ दोबारा, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखिए माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, प्लस का साइन लगा दो। 500 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 2000। कितना आ जाएगा 2000 अपॉन 2। अब ये हो जाएगा माइनस 5 प्लस माइनस 2000 और 25 को प्लस कर दो, ये हो जाएगा रूट के अंदर 2025 अपॉन 2। 2025 किसका स्क्वायर होता है बता दो। मान जाऊंगा बता दिया तो बताओ कमेंट करके बताओ। अगर बता दिया है तो कमेंट करके बताओ, देखते हैं कौन है वो बच्चा जो कि है 1.5 शाना। अब देखो मैं इसकी ट्रिक बताता हूँ क्या करना होता है। 25 लास्ट में, तो सबसे पहली बात तो कि जब कभी भी 25 होता है ना लास्ट में, तो यूनिट प्लेस पे 5 ही आएगा। अब 20 बच गया, आपको ये सोचना है जो 20 है वो कौन से दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन है। 3 4 ज़ा 12 नहीं, 4 5 ज़ा 20, तो 4 5 ज़ा 20 आ रहे हैं। 4 और 5 को मल्टीप्लाई करके 20 आ रहा है। 4 और 5 में से छोटा नंबर कौन सा है 4, सो ये 45 का स्क्वायर हो गया। आप चेक भी कर सकते हो, ट्रिक होती है ट्रिक। क्या होती है ट्रिक? माइनस 5 प्लस 45 अपॉन 2, दूसरी वैल्यू हो जाएगी माइनस 5 माइनस 45 अपॉन 2। यहाँ पर तो स्पीड नेगेटिव आ जाएगी, नॉट पॉसिबल। और यहाँ पर लेफ़्ट में स्पीड हो जाएगी 45 में से 5 गया तो 40 अपॉन 2, ये हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा 20 हो गया इसका, तो v हो गया 20। हमसे यही तो पूछा गया था, ये फाइंड ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन, यही पूछा गया था हमसे, फाइंड ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। सो 20 इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया आपको? ठीक है। अगर यहाँ पर v की यहाँ पे 200 लिखा हुआ है, सपोज आप इसको 300 ले लो, तो आई थिंक इसका आंसर आ जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर। एक बार ट्राई करना और कमेंट करके बताना कि आपका आंसर मैच कर रहा है नहीं कर रहा। कि जब यहाँ पर हम लोग स्पीड को नहीं सॉरी डिस्टेंस को 200 किलोमीटर की जगह 300 किलोमीटर ले लेते हैं, तो आपकी स्पीड क्या आ रही है? आई थिंक 25 किलोमीटर पर आवर आती है उस केस में, 25 किलोमीटर पर आवर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एपी का क्वेश्चन है, तो एपी का क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी मतलब S4 इज इक्वल टू 40 एंड दैट ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स S14 की वैल्यू 280, तो क्वेश्चन में पूछा गया है सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म्स कितना होगा। पपलू क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। सबसे पहली बात S4 हमें पता है Sn का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है Sn का। तो S4 का फार्मूला क्या हो जाएगा 4/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस 4 माइनस 1 हो जाएगा 3 इंटू डी, और ये दे रखा है 40। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 20 ज़ा 40, तो 2a प्लस 3d इक्वल आ चुका है 20 के। 2a प्लस 3d इक्वल आ चुका है किसके 20 के। अब आगे देखिए, आगे हमें दे रखा है S14 के बारे में। S14 तो हो जाएगा 14/2, ये वाला फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ मैं जहाँ पे मैं टिक कर रहा हूँ। 14/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस 14 में से 1 गया तो 13 इंटू डी, और S14 की वैल्यू गिवन है 280। 2 की टेबल में 14 आता है 7 पे, और 7 4 ज़ा 28, तो ये 40 हो गया। तो ये जो इक्वेशन आई है हमारे पास नई वाली वो हो गई 2a प्लस 13d इक्वल टू 40। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन इज़ 2a प्लस 3d इक्वल टू 20। सेकेंड इक्वेशन इज़ 2a प्लस 13d इक्वल टू 40। दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दो, एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं हम। कैंसिल, 3 और 13 को माइनस कर दिया तो माइनस 10d, 20 और माइनस 40 करा तो माइनस 20, माइनस से माइनस कैंसिल, 10 1 ज़ा 10 2 ज़ा 20, तो d की वैल्यू आ चुकी है 2। डी की वैल्यू कितनी आ चुकी है 2।
इस d की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 3 इंटू डी, तो 3 टू द 6 इक्वल टू 20। 2a की वैल्यू हो जाएगी 14, तो a की वैल्यू हो जाएगी 7। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब हमको क्या करना है, हमको एस एन निकालना है, और एस एन का फार्मूला तो यही होता है। तो एस एन का जो फार्मूला होता है उसमें हम ए और डी की वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए एस एन का फार्मूला हमको पता है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जहाँ जहाँ पर a लिखा है वहाँ पर हम पुट कर सकते हैं क्या, a की वैल्यू जो कि है 7, और जहाँ जहाँ पर d लिखा है वहाँ पर हम पुट कर सकते हैं क्या, d की वैल्यू जो कि है 2। पुट कर दो, आंसर निकाल लो फटाफट से। देखो n/2 पूरे में से मैंने 2 कॉमन ले लिया, 2 यहाँ पर भी था, 2 यहाँ पर भी था, 2 कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 7 प्लस n माइनस 1। अब 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया n, 7 में से 1 गया तो 6, तो ये हो गया n प्लस 6। सो दिस इज़ द आंसर। ये भी सही है, और चाहो तो इसको एक्सपेंड कर सकते हो, n² प्लस 6n। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया सबको? फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, जो भी तुम्हें सही लगता है। फटाफट से कर लो, मैं पानी पी लेता हूँ तब तक। इस बार मेरे पास पानी की बोतल है, लास्ट वीडियो में मेरे को पानी नहीं मिल पाया था, इस बार मैंने बोतल में पहले से पानी भर लिया था इसलिए। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, हमें प्रूव करना है कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमें प्रूव करना है, टू प्रूव। वी नीड टू प्रूव दिस, इट इज़ नॉट गिवन, वी नीड टू प्रूव दिस। सबसे पहले LHS को उठा लो। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो इसमें a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगा लो, तो ये रहेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोसेक थीटा प्लस, अब इसमें भी a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगा लो, ये जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। क्लियर हो गया तेरा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा ये 1। अब कोसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा को हमें चेंज करना पड़ेगा। देखिए हमको एक आइडेंटिटी पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लो, क्या हो जाएगा ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सिमिलरली जो सेक स्क्वायर थीटा होता है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो जहाँ जहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा लिखा है यहाँ पर हम इसकी जगह लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये लिख दिया मैंने 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर जहाँ जहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा लिखा है इसकी जगह पे लिख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये लिख दिया मैंने 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं, कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा प्लस का 2। कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं, सिर्फ बचेगा प्लस 2। अब इनको प्लस कर दो, 2 और 2 4 5 6 7, तो ये आ गया 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यही प्रूव करना था, ये हो चुका हमारा RHS, हैंस प्रूव्ड। क्लियर हो गया? इजी क्वेश्चन था, पब्लिक क्वेश्चन था, सबसे मज़े की बात थी एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिए, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 अगेन वन ऑफ द पब्लिक क्वेश्चंस। ये सर्कल है, यहाँ पर बोला गया है कि एंड्स ऑफ द डायमीटर पे हमें बोला गया है कि आप बना दो टेंजेंट्स। ये लोग बना देते हैं टेंजेंट, ये पहला टेंजेंट बना दिया, ये मैंने दूसरा टेंजेंट बना दिया, ये बना दिया मैंने डायमीटर। क्या बना दिए? डायमीटर।
ओके, अब देखो आगे। हमें बोला गया कि टेंजेंट्स तो हैं, लेकिन हमको ये प्रूव करना है कि दोनों टेंजेंट्स है वो पैरेलल है। लेट अस सपोज दिस इज ओ, this is AB tangent, this is CD tangent, and the points of contacts are P and Q. P and Q. सबसे पहले गिवन लिख दो। गिवन में क्या है? गिवन में हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि AB कॉमा CD आर टू टेंजेंट्स। AB और CD क्या है? दो टेंजेंट्स हैं। क्या प्रूव करना है हमको? हमको ये प्रूव करना है कि AB और CD आपस में पैरेलल है। प्रूफ बहुत ही पपलू है, डोंट वरी, बहुत ही पपलू है, बहुत ही ज़्यादा। देखो वी नो, हमको पता है, हमको सब कुछ पता है। वी नो रेडियस इज़ परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। रेडियस किसके परपेंडिकुलर है? टेंजेंट के। होता है ऐसा। यहाँ पे रेडियस कौन है? ओपी। टेंजेंट कौन है? ए बी। तो इनके बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। सो दिस एंगल इज़ 90 डिग्री। सिमिलरली ओ क्यू भी रेडियस है, सी डी भी टेंजेंट है, तो इनके बीच में ये वाला एंगल भी कितना होगा? 90 डिग्री। क्लियर हो गया इतना? अब तो हम लिखेंगे देयरफॉर OP is perpendicular to AB and OQ is perpendicular to CD. It implies angle OPA equal to angle OQD, और ये दोनों एंगल OPA ये है, OQD ये है, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। और किसके इक्वल हैं? 90 डिग्री के। बट दीज आर कैसे एंगल्स? बोलो भाई। बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और कभी भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, मतलब इस टाइप के एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, तो उस केस में ये दोनों लाइंस आपस में क्या हो जाती हैं? पैरेलल हो जाती हैं। तो देयरफॉर ए बी जो टेंजेंट है वो पैरेलल हो जाएगा किसके? सी डी के। हेंस प्रूव्ड। समझ में आ गया? एक और तरीके से किया जा सकता था, मैं आपको बता देता हूँ कैसे किया जा सकता था। सुनिए बात को ध्यान से। हम इसमें ये बोल सकते थे कि ये भी 90 है और ये भी 90 है, और सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसलिए बी और सी डी पैरेलल है। ये वाला कंसेप्ट भी यहाँ पे लगाया जा सकता था। जिसको समझ में आ गया बहुत बढ़िया, जिसको नहीं आया 9th ये कंसेप्ट देख लेना, वरना स्किप कर दो, अल्टरनेट वाला लगा दो। टेंशन फ्री रहो, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये। So two right triangles ABC and DBC are drawn on the same hypotenuse BC. ओके, सबसे पहले सेम हाइपोटेनियस बना दिया हमने BC, बेस भी है दोनों ट्राइंगल्स का। सो दिस इज ट्राइंगल ABC एंड दिस इज ट्राइंगल DBC। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाइपोटेनियस सेम है, ये हाइपोटेनियस है, और हमको पता है हाइपोटेनियस इज़ द साइड अपोजिट टू एंगल 90 डिग्री। इसीलिए एंगल A कितना होना चाहिए? 90 डिग्री, और एंगल D भी कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। इफ़ AC एंड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट P, इस पॉइंट को हमने बोल दिया ये पॉइंट P है। हमको प्रूव करना है कि AP इंटू PC, AP इंटू ये AP है इंटू PC इज इक्वल टू BP इंटू DP, ये प्रूव करना है। तो अगर आपने ध्यान से देखा तो कौन से दो ट्रायंगल्स इसके अंदर इंक्लूड हो रहे हैं? ये दोनों जहाँ पर मैंने टिक करे हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को हम क्या करते हैं? सिमिलर प्रूव कर देते हैं। सिमिलर तो लिखते हैं इन ट्रायंगल। अब लिखने का तरीका देखो आप, पहले मैंने A लिखा, इधर मैंने D लिखा। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है एंगल A भी 90 है और एंगल D भी 90 है, इसलिए मैंने यहाँ पर पहले A लिखा, फिर मैंने यहाँ पे D लिखा, फिर यहाँ पे P लिखूँगा और यहाँ पे भी P लिखूँगा। क्यों? क्योंकि दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पर P और ये वाला P इक्वल होगा क्योंकि दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। फिर इस ट्रायंगल में कौन सी थर्ड वर्टेक्स बच गई? B। इस ट्रायंगल में कौन सी थर्ड वर्टेक्स बच गई? C। अब लिखने का तरीका देखो, फिर से वही जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, एंगल A इक्वल टू एंगल D ईच 90 डिग्री, और एंगल APB इज इक्वल टू एंगल DPC, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देयरफॉर ट्रायंगल APB is similar to triangle DPC by double A। ठीक है। अब जब कभी भी दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाता है, या फिर उनके साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो पहले दो लेटर अपॉन पहले दो लेटर,
पहले दो लेटर अपॉन पहले दो लेटर इक्वल टू सेकंड थर्ड लेटर अपॉन सेकंड थर्ड लेटर, सेकंड थर्ड लेटर सेकंड थर्ड लेटर इक्वल टू फर्स्ट थर्ड लेटर फर्स्ट थर्ड लेटर। तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन डी सी। अब हमको जो प्रूव करना था उस पर जाते हैं। क्या प्रूव करना था? ए पी इंटू पी सी। चेक करो ए पी इंटू पी सी कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए पी इंटू पी सी इज इक्वल टू बी पी इंटू डी पी। यही तो प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था हमको, ठीक है। डन 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 डन, नोट हो गया। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है लास्ट क्वेश्चन इस सेक्शन का। फिर हम करेंगे इस वीडियो को समाप्त। क्या करेंगे? इस वीडियो को समाप्त। अब देखो भाई, पीटर और रीना दो लोगों के बारे में बात करी गई है और दे वर प्लेइंग द गेम, कोई गेम खेल रहे थे। पीटर ने थ्रो करा 2 डाइस को एक साथ। पीटर जो है उसने 2 डाइस को एक साथ फेंक दिया। पीटर के लिए सैम्पल स्पेस बना दो सबसे पहले। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। फिर हो जाएगा 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। फिर हो जाएगा 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। फिर हो जाएगा 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। फिर हो जाएगा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो ये हमारे 36 एलिमेंट्स हो गए सैम्पल स्पेस में पीटर के लिए। अब बात करते हैं रीना की। क्वेश्चन पढ़ते हैं। रीना, रीना ने क्या किया? रीना कहाँ गई भाई? रीना, अरे रीना कहाँ गई भाई? पीटर थ्रोज 2 डिफरेंट डाइस टुगेदर एंड फाइंड्स द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स टुगेदर। इनका मल्टीप्लिकेशन निकाला, जैसे 1 और 1 को मल्टीप्लाई किया 1, 1 और 2 को मल्टीप्लाई किया 2, 1 और 3 को मल्टीप्लाई किया 3, 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया 6, 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया 12, 4 और 3 को किया 12। इस तरीके से पीटर ने हरकतें करी। अब रीना ने एक डाई को थ्रो करा, सिर्फ एक सिंगल डाई को थ्रो करा एंड फाइंड अ स्क्वायर ऑफ द नंबर, और उसने स्क्वायर निकाला। अब जो रीना है पहले उसका सैम्पल स्पेस बना लेते हैं। रीना का हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर हो गया इतना? अब पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। हु हैज़ द बेटर चांस टू गेट द नंबर 25? किसका ज़्यादा बेटर चांस है कि 25 मिल पाएगा? देखो भाई, बहुत ही पपलू क्वेश्चन है। कितने केसेस हैं? 36। इनमें से सिर्फ एक ही केस है जहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? 25। और कहीं पे भी आप बता दो मेरे को कहाँ पर मल्टीप्लाई करके 25 आ रहा है? नहीं आ रहा ना, सिर्फ 5 और 5 को मल्टीप्लाई करने पे 25 आ रहे हैं। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 25 लिख देता हूँ, गेटिंग 25, गेटिंग 25। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/36। 1 इसलिए क्योंकि एक ही एलिमेंट था, 36 टोटल था इसलिए नीचे 36। और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 25 कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन में बोला गया था हम इनका स्क्वायर करना है। 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का 16, 5 का 25 एंड 6 का 36। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तभी तो 25 आएगा। यहाँ पर एक ही केस है ऐसा जहाँ पे स्क्वायर करके 25 आ जाएगा। टोटल केस 6 है। अब आप मेरे को ध्यान से बताओ, क्या दोनों का न्यूमरेटर सेम है? बिल्कुल सेम है। तो दोनों के डिनोमिनेटर को कंपेयर करो। जिसका डिनोमिनेटर कम होता है उसका ओवरऑल नंबर बड़ा हो जाता है, और जिसका डिनोमिनेटर ज़्यादा होता है उसका ओवरऑल नंबर कम हो जाता है। इसका मतलब रीना हैज़ बेटर चांस, रीना हैज़ बेटर चांस टू गेट द नंबर 25। आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अगर आपको ये वाली सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, ताकि मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा धीरे धीरे करके। डिफरेंट सैम्पल पेपर्स के सेक्शन ए बी सी डी मैं कंटिन्यू करवा दूँगा। फ़िलहाल ये एक सैम्पल पेपर था जिसके मैं सेक्शन ए ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, सेक्शन बी ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ,
ये वाला सेक्शन सी था जो कि मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। 31 क्वेश्चन तक हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में 32, 33, 34 से लेकर 38 क्वेश्चन तक भी करवा दूंगा। लेकिन आप लोगों का मेरे को सपोर्ट चाहिए। प्लीज़ शेयर करिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। फिर इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए, बिकॉज पेरेंट्स ही ऐसे एकमात्र सहारा हैं आपके पास जो कि हमेशा आपका वेलफेयर चाहेंगे। कोई आपका भला चाहे ना चाहे, सिर्फ पेरेंट्स ही आप लोगों का हमेशा वेलफेयर चाहेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू फॉर योर बोर्ड्स प्रिपरेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।